गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो आज छत्तीसगढ़ में क्या है खास, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। महादेव सट्टा ऐप केस में पूर्व सीएम भूपेश पर एफआईआर दर्ज। सीबीआई की एफआईआर में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पुल समेत 21 आरोपियों के नाम। आज रायपुर में टोल टैक्स वसूली के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। एनएचएआई ऑफिस के सामने देंगे धरना। कुम्हारी टोल प्लाजा में अवैध वसूली का विरोध। कोरबा ट्रांसपोर्टर हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। 2 मुख्य आरोपी समेत अन्य आरोपी फरार। कोयला ट्रांसपोर्टिंग को लेकर किया था मर्डर। आज लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। सदन में 8 घंटे होगी चर्चा। बिल को लेकर देर रात जेपी नड्डा के घर हुई बीजेपी की अहम बैठक। चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन। स्कंद माता की हो रही पूजा। मंदिरों में दर्शन के लिए उमड़ रहे भक्त। शुरुआत करते हैं भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यहां पर अंडर ब्रिज में ऑयल से भरा टैंकर पलट गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। अंडर ब्रिज पर भरे गैस को कंट्रोल किया गया है। सुपेला अंडर ब्रिज में आवाजाही बंद कर दी गई है। एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां पर पहुंच गई है। ऑयल से भरा टैंकर अचानक यहां पर पलट गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर टीम पहुंच गई है। अंडर ब्रिज पर भरे गैस को अब कंट्रोल भी किया गया है। सुपेला अंडरब्रिज में आवाजाही भी एहतियात के तौर पर बंद कर दी गई है। बड़ा हादसा यहां पर टल गया है, चूंकि ऑयल से भरा टैंकर अचानक यहां पर पलट गया था। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर टीम पहुंच गई है और यहां पर देखिए स्थितियों को काबू में करने की कोशिशें की जा रही है। गैस को यहां पर कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि अगर गैस फैल गई तो यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि सुपेला अंडरब्रिज में अब आवाजाही भी बंद कर दी गई। और इधर धमतरी में एक बार फिर से चाकूबाजी हुई है। ट्रक ड्राइवर को अज्ञात ने चाकू मार दिया। हमले में ड्राइवर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। अर्जुनी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। धमतरी में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। ट्रक ड्राइवर को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चाकू मार दी। ड्राइवर घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। अर्जुनी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक ड्राइवर पर हमला किया गया है, चाकू से हमला किया गया। फिलहाल आरोपी कौन है, ये पता लगाने की कोशिशें की जा रही। और अब कोरबा के ट्रांसपोर्टर की हत्या के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एक और आरोपी को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 मुख्य आरोपी समेत अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है, लेकिन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोयला ट्रांसपोर्टिंग को लेकर हत्या की गई थी। गांधीनगर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की। लगातार इस मामले में सियासत भी देखने को मिली थी। टीएस सिंहदेव ने भी इस मामले को लेकर पोस्ट किया था, कहा था कि ये जो घटना है वो चिंताजनक है। और अब इस मामले में देखिए पुलिस को सफलता मिली है। एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी और अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और अब अंबिकापुर से एक सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाएंगे। यहां पर दुकान में चोरी हुई है। 3,50,000 रुपए की चोरी हुई। ये चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर दुकान में चोर घुसे और यहां पर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। 3,50,000 रुपए की यहां पर चोरी की गई है। गांधीनगर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जो है वो चोरों की तलाश में जुट गई। व्यापारी से पूछताछ भी की जा रही है। जो दुकानदार है, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि कोई जान पहचान के शख्स हो सकते हैं। और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जो है वो अब चोरों की तलाश में जुट गई।
और अब महादेव सट्टा ऐप मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप घोटाले मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर है। 6000 करोड़ के महादेव बैटिंग ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया है। बघेल का नाम 6वें नंबर पर है। एफआईआर में महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत कुल 21 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में 4 मार्च 2024 को एफआईआर दर्ज की थी और कुछ महीने पहले ही केस सीबीआई को सौंपा गया था, जिसके आधार पर अब सीबीआई ने अपराध भी दर्ज कर लिया है। एफआईआर में अभी किसी भी आईपीएस को नामजद नहीं किया गया, जबकि जो आईपीएस अफसर है उनके घर पर भी सीबीआई ने दबिश दी थी। आरोप है कि पूर्ववर्ती सरकार में मुख्यमंत्री समेत कई नेता और पुलिस अधिकारी महादेव सट्टा आरोपियों को बचाने के लिए प्रोटेक्शन मनी लेते थे। इनके नाम है एफआईआर में दर्ज हैं। जिन जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं वो नाम आपको बता रहे हैं: रवि उप्पल, शुभम सोनी, चंद्रभूषण वर्मा, सौरभ चंद्राकर, असीम दास, सतीश चंद्राकर और सबसे अहम नाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इनका नाम 6वें नंबर पर दर्ज है। नीतीश दीवान, अनिल अग्रवाल, विकास छापरिया, रोहित गुलाटी, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा, अनिल कुमार दम्मानी, ये नाम है जिन्हें महादेव सट्टा ऐप में आरोपी बनाया गया है। इनके नाम पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अज्ञात ब्यूरोक्रेट इस मामले पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कहा है कि जिनके खिलाफ सबूत हैं सबके खिलाफ एफआईआर होगी। एजेंसी जांच करके कानूनी कार्रवाई इस मामले में करेगी। तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर दबिश दी थी और उसके साथ ही कई आईपीएस अफसरों के घर में भी दबिश दी गई थी इस मामले को लेकर। लेकिन अभी तक एफआईआर में किसी भी आईपीएस का नाम शामिल नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम एफआईआर की जो कॉपी है उसमें 6वें नंबर पर दर्ज है। देखिए, इस प्रकार के बेतुके तर्कों का कोई मायने नहीं है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जिनके खिलाफ साक्ष्य है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, सबके खिलाफ एफआईआर होगी और एजेंसी जांच करके कानूनी कार्रवाई करेगी। तो जो भी आरोपी होंगे, देखिए चाहे वो कितने भी बड़े नाम हो, उन पर कार्रवाई होगी, उन पर एफआईआर होगी, ऐसा अरुण साव का कहना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर असिस्टेंट एडिटर हितेश व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, लगता है कि भूपेश बघेल की जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक सवाल ये भी है कि आईपीएस अफसरों के घर पर भी दबिश दी गई थी, सीबीआई ने दबिश दी थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम ही इस एफआईआर की कॉपी में दर्ज है। बिल्कुल योगिता, देखिए एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत, जैसा आपने डिटेल में स्टोरी बताई कि कुल मिलाकर इस मामले में 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है जिनके नाम सामने आए हैं और 6वें नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है। अब जैसे योगिता आपने पूछा कि कुछ अधिकारियों के यहाँ पर, जिसमें आईपीएस अधिकारी भी थे, कुछ पूर्व आईएएस अधिकारी भी थे, तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा लेनी पड़ती है। तो सीबीआई की तरफ से वो प्रोसेस किया गया है केंद्र सरकार से, जो उसमें खास तौर पर 2 अधिकारियों का इस वक्त जिनकी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 2 ऐसे अधिकारी हैं जिनकी पिछले दिनों के लेन देन और उनका जो क्रियाकलाप थे उसके ऊपर सीबीआई की नजर थी, जिनके घर पे अभी हाल ही में छापे भी पड़े थे जिनके ठिकानों पर। तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है, जो प्रक्रिया होती है सीबीआई की तरफ से की गई है। दूसरी तरफ भूपेश बघेल का नाम एफआईआर की सूची में होना, ये वाकई में दिखाता है, आज जैसा आपने बताया भी, कि भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चूंकि अब एफआईआर हुई है तो सीबीआई इस मामले में पूछताछ के दायरे को और बढ़ाएगी। भूपेश बघेल से जाहिर तौर पर अब आने वाले समय में पूछताछ होगी। हाल ही में अभी देश भर में 60 ठिकानों पर, अलग अलग जगहों पर सीबीआई ने इस महादेव बैटिंग ऐप को लेकर छापेमारी की थी, जिसमें भूपेश बघेल का रायपुर और भिलाई का दोनों का जो आवास है, जो एक सरकारी आवास है और एक निजी आवास है, दोनों जगह पर छापेमारी हुई थी और करीब 14 घंटे तक भिलाई के आवास पर छापेमारी की गई थी और वहां से कई सारे दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। और जानकारी ये भी आ रही है कि बड़ी मात्रा में कुछ डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य भी मिले हैं। अब इन सब में एक महत्वपूर्ण बात ये भी योगिता कि ये जो एफआईआर की अब लोग जो लिस्ट सामने आई है, ये एफआईआर दिसंबर 2024 में दर्ज की गई थी। 18 दिसंबर के आसपास ये एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अब ये सार्वजनिक हुई है
और 21 लोगों के इसमें नाम शामिल हैं। सबसे ऊपर जो नाम है वो रवि उत्पल का है, जो कि प्रमोटर है महादेव सट्टा ऐप का। दूसरा प्रमोटर है सौरभ चंद्राकर। लेकिन आप अगर सूची में नाम देखेंगे तो सौरभ चंद्राकर का नाम भूपेश बघेल के बाद में है। 9वें या 10वें नंबर पर सौरभ चंद्राकर का नाम है और भूपेश बघेल का नाम 6वें नंबर पर। दूसरे नंबर पर शुभम सोनी। शुभम सोनी योगिता, आपको याद होगा, ये वो नाम है जिसने पिछले दिनों तब शुरुआत में महादेव सट्टा ऐप को लेकर कई सारी चीजें चल रही थी, तब शुभम सोनी का एक वीडियो वायरल हुआ था, सामने आया था, सार्वजनिक हुआ था, जिसमें शुभम सोनी पैसों के लेन देन को लेकर गंभीर आरोप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर लगाता नजर आ रहा था। तो वो तमाम किरदार जो अब तक सामने आते रहे हैं, उन सब के नाम इसमें शामिल है। और इसका ये सीधा मतलब है कि आने वाले समय में भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनसे पूछताछ का दायरा सीबीआई बढ़ा सकती है। बिल्कुल हितेश, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि भूपेश बघेल की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके बाद अगला कदम क्या होगा कार्रवाई के तौर पर अगर देखा जाए तो? देखिए, अब सीबीआई के सामने सारे रास्ते खुले हैं, क्योंकि इस मामले में पहले ईओडब्ल्यू की तरफ से कार्रवाई हुई, फिर पिछले दिनों ईडी ने छापेमारी की थी। हालांकि ईडी की छापेमारी के संदर्भ में था कि वो शराब घोटाले और बाकी अन्य से संबंधित मामला था। अब दोबारा सीबीआई की टीम भी पहुंची है, तो ये महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा मामला था। तो कुल मिलाकर कई अलग अलग मामलों में भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन हाँ, अगर एफआईआर हुई है तो जाहिर सी बात है कि पूछताछ भी होगी, और पूछताछ के आधार पर अगर ऐसे साक्ष्य सीबीआई के पास मिलते हैं तो ये तय है कि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी भी संभव है। बिल्कुल हितेश, देखना होगा कि अब भूपेश बघेल जो है अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या पक्ष अब रखते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीजीएमएससी में 411 करोड़ के मेडिकल उपकरण खरीदी घोटाले के 4 आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच में इनकी भूमिका सामने आई है, लिहाजा जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने साल 2021 में उपकरणों और मशीनों की खरीदी की प्रक्रिया शुरू की थी। आरोप यह भी है कि मशीनों की जरूरत का सही आकलन नहीं किया गया, भंडारण की सुविधा भी नहीं थी और इसके बाद भी बड़ी संख्या में मशीनें खरीदी गई। री एजेंट के रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी स्वास्थ्य केंद्रों में स्टोर करा दिया गया। वहीं सीजीएमएससी के अधिकारियों की ओर से री एजेंट सप्लाई करने वाली कंपनी को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की शासन की प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए खरीदी की गई। ये भी आरोप है कि ईडीटीए ट्यूब 2352 रुपए प्रति नग की दर से खरीदी गई, जबकि अन्य संस्थाएं यही ट्यूब 8 रुपए में खरीद रही थी और इससे करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। और अब दुर्ग से एक बड़ा अपडेट है। चिखली में हुए बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर अवतार मरकाम मर्डर केस में फरार आरोपी दीपक ठाकुर पर इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने दीपक पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। आरोपी का सुराग देने वाले को इनाम देने के साथ ही उसका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। बता दें कि रंजिश और गैंगवार में युवक की हत्या हुई थी। आरोपियों में गैंगस्टर तपन सरकार का भांजा और युवा कांग्रेस का जो नेता है आकाश मजूमदार, वो भी शामिल है। मर्डर केस के 4 आरोपी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। क्षेत्र में हुए एक हत्याकांड में शामिल रहे मुख्य षड्यंत्रकारी दीपक ठाकुर जो फरार चल रहा है, उसकी पतासाजी के लिए इनाम और घोषणा की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अगर कोई खबर देता है, बताता है तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और ये घटना कारित करने के बाद से फरार है। और धमतरी में देर रात पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मामले में अर्जुनी थाना प्रभारी को निलंबित भी कर दिया गया है। बड़ा एक्शन इस मामले में ले लिया गया है। मृतक के परिजन घटना की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर आज दिन भर सड़क से लेकर सियासी गलियारों में हंगामा भी कल होता रहा है। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। कस्टडी में युवक की मौत, पुलिस वाले मारे हैं। पुलिस बोली हार्ट अटैक। प्रथम दृष्टिया जो लग रहा है हार्ट अटैक का मामला लग रहा है। थाना प्रभारी पर गिरिगाज। थाना प्रभारी को निष्पक्ष जांच कराने के लिए निलंबित किया गया है।
परिजनों ने की न्यायिक जांच की मांग। पूरे अगर जांच निष्पक्ष होए करके भैया, अगर पोस्टमार्टम यहाँ के हम नहीं मानल हम। ये तस्वीरें जिला अस्पताल धमतरी की हैं, जहां मृतक दुर्गेश सोनकर की मौत के बाद परिजनों ने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस हिरासत के दौरान पुलिस ने लोहे की रॉड से जमकर पिटाई की और 3rd डिग्री भी दिया। परिजनों के मुताबिक मृतक दुर्गेश के शरीर पर चोट के निशान मिले। परिजन ने इस मामले में निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की और प्रताड़ित करने वाले अर्जुनी थाना के प्रभारी सन्नी दुबे को बर्खास्त करने की मांग कर रही हैं। तो पकड़ के ले गए और गाड़ी को भी लेकर मुझे और मेरे बच्चों को वही छोड़ दे। न्याय चाहते हैं। तो फिर अगले दिन जब सामने में उतना मारे तो पीठ पीछे कितना मारे होंगे पुलिस वाले भी। वो लड़का खत्म होए, वो मोर बेटा है दुर्गेश कठोलिया, पुलिसमैन मारे है और दो सकरी में जेमे पाए में मारे है, घर के अंदर डंडम घलक मारे, रूल में मारे है, सकरी में अलग मारे है। दरअसल अर्जुनी पुलिस धान खरीदी में धोखाधड़ी के आरोपी मृतक दुर्गेश सोनकर को हिरासत में लेकर थाने पहुंची थी। तभी पूछताछ के दौरान युवक बेहोश होकर नीचे गिर गया, जिसे पुलिस ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजन पुलिस की पिटाई से मौत होने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस हार्ट अटैक से मौत की बात कह रही है। हालांकि मामले में अर्जुनी टीआई को निलंबित कर दिया गया है। जांच जारी है। इसमें निष्पक्ष जांच को ध्यान में रखते हुए थाना अर्जुनी के प्रभारी को निलंबित किया गया है और लाइन अटैच कर दिया गया है। जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेशित किया जाएगा, जांच के दौरान जो भी पाया जाएगा उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मृतक दुर्गेश सोनकर पर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप था। उसने 50 से ज्यादा किसानों से धान खरीद कर उन्हें चेक दिए, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए। जब किसानों को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने अर्जुनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में पता चला कि दुर्गेश ने बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद और दूसरे जिलों में भी ठगी की थी। पुलिस ने 31 मार्च को दुर्गेश को गिरफ्तार किया और कोर्ट से रिमांड हासिल कर उसे हिरासत में रखा था। परिजनों के हंगामे के दौरान ठगी के शिकार हुए किसान भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिससे मृतक के परिजनों और किसानों में झड़प की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कराया। वहीं इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस घटना को दुर्भाग्यजनक बताते हुए साय सरकार पर निशाना साधा, जिस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पलटवार किया है। धमतरी में जो घटना घटी, एक व्यक्ति के आज ही कस्टोडियल डेथ हुई है, पुलिस वाले पीट के मार डाले हैं। इसके पहले लोहारी डी में हुआ, इसके पहले भाटापारा में हुआ और अनेक जगह कस्टोडियल डेथ की शिकायतें आ रही है। ये बेहद ही चिंताजनक बात है। कानून व्यवस्था हो, चाहे सरकार समुचित रूप से व्यवस्था करने की दृष्टि से हो, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और जिस तरीके से 5 सालों में इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को दलदल में धकेलने का काम किया, भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पे किया, कोई योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, और उसी का परिणाम है कि जनता ने हमको प्रमाण पत्र दे दिया, उनको भी प्रमाण पत्र पराजय का दिया है। इसलिए उनको बोलने का किसी भी प्रकार का हक नहीं बनता है। उनके पास कोई काम नहीं है सिवाय वे एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करते हुए चलते हैं। मामले में पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में। परिजन पुलिस कर्मियों को दोषी मान रहे हैं, जबकि पुलिस हार्ट अटैक से मौत का दावा कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि मामले में निष्पक्ष जांच होती है या फिर कस्टोडियल डेथ का ये मामला भी अनसुलझा रह जाता है। देवेंद्र मिश्रा, IBC 24, धमतरी। तो वहीं अंबिकापुर शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल चिंतित हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा की। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। दरअसल कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्टर से मारपीट हुई थी, जिसके आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो अंबिकापुर शहर के प्रतापपुर नाका के पास जो एक अमानवीय घटना घटी है, जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके साथ मारपीट की गई है, जिसके विरोध में कांग्रेस जन आज एसपी साहब से मिलने और ज्ञापन देने और अपना विरोध दर्ज कराने आए थे। और भारतीय जनता पार्टी के जिले के जो लीडर हैं वो ज्ञापन गृह मंत्री को दे रहे हैं। यानी उनका भी ये मानना है कि जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर पुलिस अधीक्षक से भेंट किया है। पहले वार्ड कमेटियाँ होती थी, पुलिस
व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैसे कुछ सुझाव दिए गए हैं और साथ ही साथ जो रिसेंटली घटनाएं हुई है उनमें त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है। उनकी पूरे सुझावों को अच्छे से लिया गया है और उन पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। और अंबिकापुर में ही एक बार फिर से IBC24 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अंबिकापुर के वार्ड क्रमांक 19 सहेली गली में निगम के वाटर सप्लाई से निकलने वाले पीने के पानी में कीड़ा निकला था। यह खबर आपको कल हमने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद निगम कमिश्नर और महापौर ने तत्काल मौके पर विभागीय अधिकारियों को भेजा। पानी का सैंपल कलेक्ट कर इसे जांच के लिए भी अब लैब भेज दिया गया है। इधर मामले में निगम के नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी पार्षद ने निगम प्रशासन से इसकी त्वरित जांच कर रिपोर्ट जनता के सामने देने की मांग की। वहीं महापौर ने मोहल्ले वासियों की शिकायत पर टीम बनाई और जांच करने की बात कही। दस्तावेजों को तहसीलदार कार्यालय में लगाया गया था, जिस पर कलेक्ट्रेट के द्वारा खुद ही इसकी जांच की गई थी। दोनों अपराधों में मोहम्मद फारूक, जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनसे उनके स्टेटमेंट से, उनके मेमोरेंडम से हमको ये पता चला कि अपराधी या दस्तगीर अंसारी की गिरफ्तारी हमने यूपी से करी और गिरफ्तारी करने के उपरांत इनको जुडिशियल कस्टडी में हमने भेज भी दिया। इनका पुलिस रिमांड लेकर आगे की जांच किया जाना भी बचा हुआ है। IBC और अब खबर है जनता से जुड़ी। जब पुलिस वाले ही चोरी करने लग जाएंगे तो फिर लोग किस पर विश्वास करेंगे? मामला भिलाई 3 का है। पुलिस को खबर मिली थी कि एक कार में 2 युवक गांजा लेकर जा रहे हैं और तभी पुरैना के पास उस गाड़ी को रोका गया। यहां इस गाड़ी से पुरानी भिलाई थाना पुलिस को 2 बोरी में 12 किलो गांजा मिला। पुलिस गाड़ी को जब्त कर और आरोपी को लेकर थाने पहुंची, लेकिन जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने सारा राज खोला और बताया कि एक बोरे में बंद 6 किलो गांजा 112 की टीम ने के एक आरक्षक ने पहले ही निकाल लिया था और इसके बाद ड्राइवर के घर में छिपाया हुआ 6 किलो गांजा जब्त किया गया। जब इस बात की खबर SP जितेंद्र शुक्ला तक पहुंची तो उन्होंने न सिर्फ उस आरक्षक को सस्पेंड कर दिया, बल्कि उस पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए। भिलाई 3 के थाने को तो वहाँ पे गाड़ी XUV गाड़ी में 2 पैकेट बोरियां थी, जिसमें 2-2 किलो के 3-3 पैकेट एक बोरी में, टोटल 6 पैकेट थे। 12 किलो के आसपास का गांजा जब्त हुआ। पूछताछ करने पर उसने बताया कि जो कांस्टेबल उसके साथ ड्यूटी पे था विजय धुरंधर और जो चालक अनिल कुमार टंडन, उन दोनों को भी अरेस्ट किया। और अब मध्य प्रदेश की खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। आरटीओ की पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को जमानत मिल गई। लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दी। इंदौर में पति ने पत्नी के साथ मारपीट की। पत्नी जनसुनवाई में पति की शिकायत लेकर पहुंची। रीवा में आरोपी पक्ष से पैसे मांगने वाले प्रधान आरक्षक को निलंबित किया गया। वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। रीवा में आबकारी उपायुक्त ने एक यूट्यूबर के साथ अभद्रता की। मामला अवैध शराब की तस्करी से जुड़ा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पॉक्सो एक्ट पर जवाब पेश न करने पर नाराजगी जताई। दमोह में एक युवक ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। युवक लूट के इरादे से घर में घुसा था। विरोध करने पर हत्या कर दी गई। इंदौर में हुई लाखों की चोरी मामले में पुलिस ने पूरा सामान बरामद कर लिया है। 19 लाख रुपए के जेवर और 3 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। सिवनी में तेज रफ्तार 2 बाइक में टक्कर हो गई। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सिवनी में सराफा व्यापारी के साथ 24 लाख रुपए की लूट हुई। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्वालियर में 2 बाइक सवारों के बीच टक्कर हो गई। दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। नर्मदापुरम में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अस्पताल को सील किया गया। वहीं हॉस्पिटल पहुंची टीम से लोगों ने अभद्रता की। कटनी में एक ही परिवार के 4 लोग बीमार हो गए। कोदो की रोटी खाने के बाद सभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रायसेन में सिलवानी पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई। देर रात घर में घुसकर पुलिस ने बदतमीजी की। सागर में एक शराबी युवक ने नाबालिग पर शराब डालकर आग लगा दी। पिता को गाली देने से मना करने पर युवती को आग लगाई गई। ग्वालियर में पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। पुलिस ने हार्ट अटैक आने पर एक युवक को CPR देकर उसकी जान बचाई। कटनी में पुलिस ने पति पत्नी का समझौता करवाया, जो 3 साल से आपसी विवाद में अलग रह रहे थे।
जबलपुर के सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया गया। कलेक्टर ने तिलक लगाकर बच्चों का स्वागत किया। शाजापुर में आरएसएस ने शारीरिक प्रधान कार्यक्रम प्रकट उत्सव आयोजित किया। इस दौरान अलग अलग शाखाओं में शारीरिक गतिविधियां की गई।